तो चलिए सभी को दो जोहार। तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं ये भाग 3 है। चूँकि हमने स्वशासन व्यवस्था में एक दूसरा वीडियो कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से एक सत्ताधारियों के स्वशासन व्यवस्था से लाभ और हानि के विषय में मैंने लाभ के विषय में बताया था, बट हानि वाला टॉपिक बाकी रह गया था। तो हानि को समझने के लिए सबसे पहले हमें आप भाग 3 को हमको देखना होगा। तो हमारी एक पुस्तक है जिसको हम लोग आदिवासी भाषा में पोथी बोलते हैं। तो पोथी जो है उस पोथी का नाम है हारमे कोआ। हारमे कोआ। तो उस हारमे कोआ में एक शीर्षक है कोला दिशोम। कोला दिशम। इस कोला दिशम में ये आदि पारंपरिक शासन व्यवस्था और वर्तमान पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो चलिए आज हम आदि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और वर्तमान पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के विषय में जानेंगे कि आदि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और वर्तमान पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में क्या अंतर है। तो सबसे पहला है हमारे पास आदि संस्कृति, परंपरा और न्यायिक सामाजिक व्यवस्था है। तो ये आदि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था क्या है कि आदि संस्कृति, परंपरा और न्यायिक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानवता यानी आदिवासियत की बात होती है। जिसमें मानवता की बात होती है, आदिवासियत की बात होती है। लेकिन वर्तमान पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था क्या है? वर्तमान संस्कृति, परंपरा और न्यायिक असामाजिक यानी दिकु व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है जो अमानवीय कृति से प्रभावित होता है। अमानवीय मतलब जो मानवीय नहीं हो, है ना, उससे ये प्रभावित है। आज की जो पारंपरिक व्यवस्था है, वर्तमान की जो पारंपरिक व्यवस्था है आदिवासियों की, उसमें अमानवीकृत से प्रभावित है। यानी वो व्यवस्था अब दिकु में कन्वर्ट हो गई है, दिकु व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई है। दूसरा जो बिंदु है हमारा, इसमें जाति व्यवस्था यानी आदि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में जाति व्यवस्था नहीं होती है और सभी आदिवासी को कोल कहा गया है। इस आदि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में जाति व्यवस्था नहीं होती है, यानी सभी आदिवासी को कोल कहा गया है। और कोल का क्या अर्थ होता है? यानी कोल का अर्थ होता है मानवीय जीव। मानवीय जीव यानी मानवीय जीव कहने का मतलब हो गया जिसमें मानवता का गुण हो। जिसमें मानवता का गुण निहित हो, उसी को हम आदिवासी, सभी आदिवासी को ही क्या कहा गया? इसमें कोल कहा गया है। जबकि वर्तमान की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जो दिकु प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो गई है, दिकु व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई है, इसमें जाति व्यवस्था होती है। जो आज के सभी आदिवासी, जो पहले सभी आदिवासियों को कोल कहा जाता था, अब वो सभी आदिवासियों को मुंडा, संताल, हो, भूमि, बिरहोर आदि में विभाजित यानी वर्गीकृत कर दिया गया है। यानी इसमें क्या हो गई? आज की पारंपरिक शोषण व्यवस्था पर वर्तमान की शोषण व्यवस्था में क्या हो गई है? आदिवासियों को, जिसको सभी आदिवासियों को पहले कोल कहा जाता था, आज उसे आज मुंडा, संताल, हो, भूमिज में वर्गीकृत कर दिया गया है। तीसरा हमारा बिंदु है प्रकृति के अनुरूप पारंपरिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। ये आदि पारंपरिक शोषण व्यवस्था में क्या है? प्रकृति के अनुरूप काम करता है।
प्रकृति के अनुरूप इसकी व्यवस्था में परिवर्तन होती है और यह किसी के अधीन में काम नहीं करती है। यानी क्या कह सकते हैं इसमें, ये आधिकारिक स्वतंत्रता है। आधिकारिक स्वतंत्रता कहने का मतलब हुआ कि इसमें कई जो पद दी जाती है, तो पद में क्या होता है, उसकी आधिकारिक स्वतंत्रता होती है। इसमें यह नहीं है कि कोई ऊपर लेवल का है तो नीचे लेवल को वो दबाव या प्रेशर दे सकता है, ऐसा इसमें नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो अभी अपने अधिकारों से वो स्वतंत्र है। जो जिसको पद दिया जाता है, तो वो अगर मानकी है, मुंडा है, तो मानकी जो है मुंडा पर प्रेशर नहीं दे सकता है, मुंडा मानकी पर प्रेशर नहीं कर सकता है। सबको अपने अधिकारों की जानकारी है उसे, कि मुंडा का अर्थ क्या होता है, मुंडा का क्या कर्तव्य है, मानकी का क्या कर्तव्य है, माझी का क्या कर्तव्य है, गोडेत का क्या कर्तव्य है ना, सरदार का क्या कर्तव्य है, टकुआ का क्या कर्तव्य है, ये सभी को ज्ञात है। यानी आधिकारिक स्वतंत्रता होती है, वो किसी के अधीन में काम नहीं करता है। वो आदेश दे सकते हैं, वो आदेश देंगे, जैसे मानकी मुंडा को आदेश कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये कार्य करना है, वो आदेश दे सकते हैं, लेकिन उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं वो, क्योंकि वो अपने अधिकारों से स्वतंत्र होते हैं, वो प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं। और वर्तमान की पारंपरिक शोषण व्यवस्था में क्या हो गई है, ये एक तरह का कृत्रिम के अनुरूप मानव, ये क्या हो गया है, समझौतावादी व्यवस्था हो गई है। आज की जो आदिवासियों की वर्तमान की पारंपरिक शोषण व्यवस्था क्या हो गई है, इसमें कृत्रिम समझौतावादी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है। समझौतावादी परिवर्तन मतलब क्या हो गया कि जो दिकुओं की व्यवस्थाएं हैं, दिकुओं की जो व्यवस्था है, या दिकु कहने का मतलब मैं यहाँ ये दर्शाना चाहता हूँ जिसमें अमानवीयता हो, जिसमें स्वतंत्रता ना हो, समाजवादी ना हो, जो क्या है सहभागिता ना हो, जिसमें भ्रष्टाचार हो, स्वार्थ हो, तो वही क्या है वर्तमान की पारंपरिक शोषण व्यवस्था, जो समझौतावादी व्यवस्था हो गई है, जो उससे जो दिकुओं की परंपरा रीति रिवाजों को वो एडप्ट कर लिए हैं, उसके साथ वो समझौता कर लिए हैं, उसके दिकु कानूनों को वो समझौता कर लिए हैं और वो समझौता के साथ वो चल रहे हैं। नई रीति रिवाजों को वो धीरे धीरे एडप्ट करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समय के साथ लोग बदल रहे हैं, समय के साथ लोग बदलना भी चाहिए, लेकिन आप उतना भी ना बदल जाए जिससे आपकी रीति रिवाज, संस्कृति, आपकी पहचान ही मिट जाए। तो कृत्रिम के अनुरूप क्या हो गया, यानी दिकुओं की रीति रिवाज के साथ उन्होंने क्या कर लिया है, आज की शोषण व्यवस्था में समझौता कर लिया है। अपनी जो आदि संस्कृति थी उसके साथ उन्होंने क्या कर लिया, आदि संस्कृति उनको छोड़ करके उन्हें आज वर्तमान की जिग जैक हम बोल सकते हैं, यानी चकाचौंध की व्यवस्थाओं को देख करके वो अपने आप में एडप्ट कर लिए हैं, यानी परिवर्तन हो गया है। यानी इसमें क्या हुआ, ये परिवर्तन समझौतावादी होने के क्या हो रहा है, इनके बीच में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्वार्थ भावना उत्पन्न हो रही है, भ्रष्टाचार का भावना उत्पन्न हो रहा है, और सहभागिता विहीन यानी बराबरी का हिस्सा का भागीदारा विहीन हो रही है, यानी बराबरी का हिस्सा इसमें देखने को नहीं मिल रही है। इसका मैं जस्ट आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि सहभागिता करने का मतलब है कि आज की वर्तमान पारंपरिक शोषण व्यवस्था क्या होती है, महिलाओं को बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। आप कहेंगे भाई हमारी महिलाओं, आदिवासियों में तो महिलाओं की बराबरी की हिस्सा है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं जस्ट आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे जाहिर थान होती है, तो जाहिर थान में क्या होता है, जाहिर आयोग की पूजा होती है, यानी कि स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर पुरुष वर्ग लोग जा सकते हैं, लेकिन स्त्री वर्ग वहाँ पूजा नहीं कर सकती है। तो भाई सहभागिता कहाँ हुई, उसकी स्वतंत्रता कहाँ हुई, है ना। आप तो उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है कि भाई महिलाओं को अलग रखो, हर चीज़ में उनकी बराबरी देते हैं, लेकिन पूजा पाठ में उसको क्या करते हैं, उनको दरकिनार करके आप चलते हैं। तो बराबरी का हिस्सा महिलाओं को यहाँ पर नहीं दी जाती है, वर्तमान की पारंपरिक व्यवस्था है। लेकिन पुरानी व्यवस्थाएं जो थी, आदि पारंपरिक जो व्यवस्था थी, उसमें महिलाओं को पूजनीय माना जाता था,
है ना, उनको हर चीजों में बराबरी का हिस्सा, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। ये पहले की व्यवस्था है, यानी पुरानी व्यवस्था है, यानी आदि पारंपरिक सुशासन व्यवस्था है। विहीन है, अधीन काम करती है, यानी कि सापेक्षता विहीन के अधीन ये काम करती है, यानी बराबरी के हिस्सा में काम नहीं करती है। यानी सीधे तौर पर कहें अनाधिकारिक स्वतंत्रता है। अनाधिकारी यानी उसको क्या है, अनाधिकारी यानी अधिकार रूपी नहीं है, उसको अधिकार की स्वतंत्रता नहीं है, यानी उसको इसको भी महिलाओं को भी पूजा करने का अधिकार है वहां पर जाहिर थान में। तो भाई आप महिलाओं को क्यों नहीं देते हैं जाने के लिए, है ना। तो कई ऐसी चीजें हैं जो मैं शॉर्ट में आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भू संपदा। तो भू संपदा और पेय पदार्थ का सेवन या उपयोग आवश्यकता के अनुसार सीमित मात्रा में किया जाता है। आदि पारंपरिक सुशासन व्यवस्था कहती है कि भू संपदा यानी जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर जो भी उपज हो रही है, जो भी संपदा है या जो भी रिसोर्सेस हैं, तो उसका, और पेय पदार्थ में जनरली पेय पदार्थ बहुत चीजें आती है, लेकिन आप जनरली अब जल मान के चलते हैं। तो जल का सेवन या जल का उपयोग जो है आवश्यकता के अनुसार ही हमें सीमित मात्रा में इसमें करने का अधिकार दिया गया है, ताकि प्रकृति में जीवन कायम रहे। देखिए मैं पहले बोल चुका हूं, एक तरह की प्रकृतिवादी व्यवस्था है, ये प्रकृतिवादी व्यवस्था है आदि पारंपरिक शोषण व्यवस्था। जो आज की जो वर्तमान आदिवासियों की शोषण व्यवस्था और पहले की जो यानी पुरानी जो शोषण व्यवस्था थी, यानी आदि शोषण व्यवस्था थी, वो शोषण व्यवस्था ये बताती है कि हमें भू संपदा का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, जितना हमें जरूरी है उतना ही हम उनका उपयोग करें, ताकि प्रकृति में जीवन जो है कायम रहे। ताकि आज हम जिस जल का उपयोग हम आज कर रहे हैं, जिस संपदा का आज हम उपयोग कर रहे हैं, वो कल हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग वो कर सके। अगर आज ही उसका हम अनावश्यक उपयोग कर लें तो वो क्या हो जाएगा, उससे नुकसान होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को फिर दर दर भटकनी पड़ेगी इससे, या त्राहिमाम होगा इसके लिए, है ना। तो वर्तमान शोषण व्यवस्था में क्या है कि भू संपदा और पेय पदार्थ का अनावश्यक उपयोग किया जा रहा है। साथ ही इसमें क्या हो रहा है, इसकी बाजारीकरण भी किया जा रहा है, यानी इसको बेचा भी जा रहा है अपने उपयोग के लिए, नहीं बल्कि एक बिजनेस पर्पज से भी इसका उपयोग भू संपदा को किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए कि उसका व्यवसाय भी होनी चाहिए, लेकिन इतना भी आप व्यवसाय मत कर लीजिए, अत्यधिक मात्रा में उसका व्यवसाय मत कर लीजिए, जिससे आने वाले जनरेशन या ये जिस धरती में हम लोग आज रह रहे हैं वो वर्तमान को ही आप दूषित कर लें। क्योंकि आप जानते हैं साइंस भी ये कहती है, बहुत ज़्यादा आप खनिज संपदाओं का अगर उपयोग करेंगे, उसका दोहन करेंगे, तो प्रकृति को ही नुकसान पड़ता है। तो केवल आप मानव जीव को ही नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, प्रकृति में मानव जीवन के साथ साथ कई जीवन चक्र को प्रभावित किया जाता है। यानी कई भू संपदा को अगर आप गलत तरीके से उपयोग करते हैं, अनावश्यक उपयोग कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा आप दोहन कर रहे हैं, पेय पदार्थों का भी ज़्यादा इस्तेमाल आप कर रहे हैं, यानी अब कल कारखानों में अब देखिए, हाल फिलहाल में झारखंड के कई से रिपोर्टों में देखा गया था, या कई में मैंने न्यूज में देखा था कि इतना जल में जो है केमिकल का प्रभाव हो रहा है, केमिकल इतना बहाया जा रहा है नदियों में, है ना, फैक्ट्रियों से, जिसे वह पीने लायक भी नहीं है, वो अब जहरीला बन चुका है। तो आप अपने लिए तो जहरीला बना रहे हैं, साथ में भाई उस बेजुबान जीवों का क्या हाल कर रहे हैं आप। जो बेजुबान जीव है, जो बोल नहीं सकते हैं, चिड़िया, पक्षी, शेर, भालू, कई तरह के जंगलों में जीव जंतु रहते हैं, वो जो जल पर निर्भर रहते हैं, जो नदियों में नहीं पड़ते, आप नदियों में आप केमिकल बहा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जीवों को जीवन चक्र भी प्रभावित हो रहा है, उनकी अब पीढ़ी आप खत्म कर रहे हो। आप अपने नुकसान तो कर ही रहे हो, साथ साथ में उन जीव जंतुओं को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो, उनके जीवन चक्र को भी आप प्रभावित कर रहे हो। पांचवा जो है स्वतंत्रता, सहभागिता, प्रभुत्व, समाजवादी, लोकतांत्रिक और मानवता निहित होता है। यानी कि आदि पारंपरिक शोषण व्यवस्था में क्या है कि इसमें स्वतंत्रता होती है, सहभागिता होती है, बराबर का हिस्सा इसमें रहता है,
प्रभुत्व रहती है, हर चीज़ों का इसको कानूनी रूप से कार्रवाई करने का इसको अधिकार रहता है। समाजवादी होती है, समाज को लेके चलते हैं, छोटे बड़े सबको लेके, जो भी अगर गरीब हैं तो उनको भी सहयोग के तौर पर देखा जाता है। इसमें कोई ऊंच नीच की भावनाएं नहीं होती है, लोकतांत्रिक होता है और मानवता निहित होती है। इसमें पूरी तरह से मानवीय रूपी होती है ये आदि पारंपरिक शोषण व्यवस्था है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि आदिवासियत जो होती है, आदिवासियत को समझना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आज हम जिस संविधान की बात करते हैं, जिसमें समाजवादी स्वतंत्रता, सहभागिता, है ना, मानव रूपी मानवता की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, ये तो आदिवासियों में पहले से समाहित है। ये तो आदिवासी पहले से ही चीज को करते आ रहे हैं, पहले से ही बताते आ रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हमें अपने प्रकृति के खनिज संपदाओं को कैसे उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है। अगर जंगलों में लकड़ियां हैं तो हम उसको सीमित मात्रा में ही उपयोग करें, ना कि आने वाले जनरेशन को फिर इसको नुकसान हो सकता है, उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान हो सकता है। पांचवा, वर्तमान की जो पारंपरिक शोषण व्यवस्था है उसमें प्रातांत्रता है, यानी स्वतंत्रता नहीं है, असहभागिता है, बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, आत्मसमर्पण या आत्मसमर्पण कहने यानी गुलामी हो रही है, अब जी हुजूरी हो रही है। असमाजवादी भी फैल रही है। असमाजवादी कहने का मतलब है कि अब क्या होते हैं, जो भी आप वर्तमान की शोषण व्यवस्था में जो भी निर्णय होते हैं वो क्या होता है कि भ्रष्टाचार रूपी हो रही है, स्वार्थ रूपी हो रही है। अगर उन्हीं के कोई रिलेशन हो जाते हैं या उन्हीं के भाई बंधु हो जाते हैं तो वो क्या होता है ना, पक्षवादी करने लगते हैं, पक्षवादी फैसले करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से हो सकता है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% वर्तमान की शोषण व्यवस्था करते हैं, 10% ही ऐसे मानकी मुंडा व्यवस्था, माझी व्यवस्था कुछ है, मानकी मुंडे लोग, माझी लोग हैं जो सही रूप से आदि संस्कृति आदि परंपरा की व्यवस्था के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन 90% मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था लोग वर्तमान की शोषण व्यवस्था में यानी समझौतावादी यानी द्विकु प्रवृत्ति के रूप में फैसला करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, स्वार्थ निहित होती है उसमें, और भागीदारी विहीन होती है इसमें। और राजतंत्र की तरह, राजतंत्र कहने का मतलब हो गया अब जिसमें इसमें वंशवाद चलती है ना। और इसमें क्या होती थी, इसमें भी वंशवाद थी, लेकिन वो अगर उसकी लायक है, वो अगर समाज को समझ रहा है, उसके अंदर में मानवता है, वो परिपूर्ण है, समाज को जान रहा है, समझ रहा है, तभी उसको उस पद को मानकी मुंडा व माझी व्यवस्था दी जाती थी, राजा पहाड़ा का व्यवस्था दी जाती थी। अब क्या हो गया है, ये वर्तमान में अमानवीय गुण निहित हो गया है, अमानवीय गुण निहित हो गया। अब लोग देखिए, जनरली मैं देना चाहता हूँ, आदि संस्कृति में क्या होती थी कि इसमें जिसे एक शराब की बात आती है, तो शराब को लोग क्या करते थे, मेडिसिन के रूप में उपयोग करते थे, औषधि के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन अब इन्होंने अब क्या कर लिया है, उस शराब को क्या कर लिया है, इन्हें पूरी अपनी संस्कृति के साथ भी पूरी तरह से इन्होंने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। और क्या कर दिया है, पूजा पद्धति में भी तो कर लिया है उन्होंने, लेकिन ज्यादा अत्यधिक मात्रा में इन्होंने उपयोग करना लिया है, जिससे अपनी क्या हो रही है, इनकी अपनी न्यायिक प्रक्रियाएं जो है, न्याय प्रणालियां जो है, यानी न्याय प्रणालियां जो है, ये अब धीरे धीरे इनका ध्वस्त होते जा रहा है ना। और सरकार भी इस पर जो है काम नहीं कर रही है। देखिए, केवल सरकार नहीं है, केवल यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सत्ताधारी ही इनके व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करें, बल्कि इसके जिम्मेदार मानकी मुंडा भी हैं, इसके जिम्मेदार मानकी मुंडा और माझी भी हैं। मानकी मुंडा भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अगर अपनी आदि संस्कृति परंपरा के अनुसार से चलते रहते, बनाए रहते, तो आज उनकी ये जो
समझौतावादी व्यवस्था जो एडॉप्ट कर लिया है उन लोगों ने, दिक्कु प्रवृत्तियों को उन्होंने जिन्होंने एडॉप्ट कर लिया है, वो नहीं होता। कितना अच्छा ये प्रवृत्तियां हैं कि सबसे पहले तो देखिए कि उन्होंने जाति व्यवस्था होती ही नहीं है और इसमें जाति व्यवस्था हो रही है, जबकि वो सभी आदिवासियों को क्या कहा गया है, कोल कहा गया है सामूहिक रूप से। तो साथियों, आपने आज आदि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और वर्तमान की स्वशासन व्यवस्था में आपने अंतर को समझा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको हम विस्तार से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट भाग में आपको हम और इसका विस्तार से जानकारी देंगे। और यहाँ पर हमने जो आदि संस्कृति यानी आदिवासियों की आदि परंपरा जो थी, आदि परंपरा की जो सुशासन व्यवस्था थी उन लोगों की, वो मैंने दर्शाया। और वर्तमान की जो सुशासन व्यवस्था आदिवासियों की जो समझौतावादी हो गई है, मैं बार बार यही बात ना, समझौतावाद की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इन्होंने आज की जो मानकी मुंडा या माझी जो आदिवासियों के पदाधिकारी हैं, ये लोग अब अपनी पूर्वजों की दी हुई संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और नए परंपराओं को वो एडप्ट करते जा रहे हैं। इससे उनकी पहचान, उसकी संस्कृति मिटती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझा पाए, बता पाए। तो पुनः आप सभी को जोहार।